हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और इस बात का ख्याल रखे होंगे आप कि आपका एग्जाम 2023 में होने वाला है। आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम 2023 में होने वाला है। तो मेरे 2023 के साथियों, 2023 में एग्जाम देने वाले सैनिकों, आज हम लोग अपने चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंच गए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आप सबको पता ही है, हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज बना रखा है, बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ अभी एक्चुअली, जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ टारगेट 2023। तो उसी टारगेट 2023 में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते आज पहुंच गए हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम पर। इसी क्रम में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिख रखा है। आप सबको पता है, जो बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ एक बार नहीं कई बार विभिन्न एग्जाम में आ चुका है, तो आपके लिए भी प्रबल संभावनाएं बनती है कि एग्जाम में आए। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, हालांकि आपको और भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आपने समझा ना? तो है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किस विधि द्वारा होता है। भाई साहब, आप सब लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना क्या मैं चाह रहा हूं कि आप उसको करें, ये आपके लिए एक तरह से आदेश है। इस चैप्टर से, मतलब तत्वों के निष्कर्षण वाले चैप्टर से, अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पकड़ा जाए, तो हम चाहेंगे, ये स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको, कि लोहा, अल्युमिनियम, कॉपर और जिंक के जितने भी अयस्क आपके बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें ससूत्र माने सूत्र के साथ याद कर लें। मेरा बात मानिए, ये बहुत काम का चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोहा, अच्छा इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन मेनली 4 जो एलिमेंट्स हैं, लोहा, अल्युमिनियम, कॉपर और जिंक, हम चाहेंगे कि इनके जो ओर हैं, अयस्क है, उन्हें आप याद कर लें। तो बात समाप्त हुई। अब आ जाते हैं पहले सवाल पे। तो दोस्त, सवाल है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। छोड़िए इस सवाल को, मारिए गोली। अरे गोली नहीं मारना है, उसे सॉल्व करना है, लेकिन बात में मैंने कह दिया। यहां देखिए, सबसे पहले ये जाना जाए कि सल्फाइड अयस्क क्या होता है बबुआ। तो आप ये जानिए कि वह अयस्क जिसमें सल्फर हो। उदाहरण के तौर पर आपसे किसी ने कहा ZnS, इसका खूबसूरत सा नाम है जिंक ब्लेंड। अगर मैं कहूं CuFeS2, क्या नाम है इसका? कॉपर पैराइट नाम हुआ। अगर मैंने लिखा Fe2 तो नाम होगा आयरन पैराइट। अगर हमने लिखा Cu2S तो इसको दुनिया वाले, आपको भी याद रखना है, दुनिया वालों में आप भी शामिल है, कॉपर ग्लांस कहते हैं। ये हो गया कॉपर ग्लांस। तो भाई साहब, जब मैं कह रहा हूं भाई साहब, तो बहन जी लोग भी ध्यान देंगे, इसमें सल्फर है कि नहीं, जरा ध्यान से देखिए। इस सब में सल्फर है और ये सब के सब क्या है? सल्फाइड अयस्क। तो अगर कोई अयस्क है उसमें सल्फर मौजूद है तो उसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे। और सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन है, उसको किया जाता है फेन प्लावन विधि। क्या नाम है? फेन प्लावन विधि, 4th फ्लोटेशन मेथड। इसको बहुत सारे जगहों पे झाग प्लावन विधि, झाग उत्प्लावन विधि के नाम से भी जाना जाएगा। अंग्रेजी हमेशा 4th फ्लोटेशन मेथड ही लिखा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों उसका नाम याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। लोहे का मुख्य अयस्क है, आहा मजा आ गया। लोहा जो है, बताइए ना, हमारे तो रक्त में भी है, आपके भी रक्त में मौजूद है। कितना लोहा आप मुझे बताएंगे कि आपके शरीर में कितना लोहा मौजूद है। फिलहाल बात करते हैं कि अयस्क के रूप में। तो भाई साहब, हम चाहेंगे कि यहां पर लोहा के बारे में कुछ बात करें। लोहा रे लोहा। तो देखो भाई, अगर अयस्क की बात करें तो मैग्नेटाइट होता है, सूत्र होता है Fe2O3। हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4।
हेमाटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हो जाएगा हेमाटाइट, हेमाटाइट हो गया Fe2O3। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, मैं देखना चाहूँगा। हेमाटाइट Fe2O3 एकदम से सही जवाब है, मैग्नेटाइट। उसके बाद होता है, अगर हमने लिख दिया यहाँ आयरन पैराइट, आयरन पैराइट हो गया, FeS2 हो गया। उसके बाद अगर लिख दे इसी में तो सीडेराइट होता है, सीडेराइट हो गया, FeCO3। तो देखिए ये सब हैं आपके लोहा के अयस्क। ये क्या हैं? लोहा के ये अयस्क हैं, तो मुख्य अयस्क में से। तो आइए ना जरा देखते हैं, आप याद रखिएगा, ये मैग्नेटाइट दिया ही है, सीडेराइट दिया, हेमाटाइट दिया, ये तो तीनों के तीनों इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब हम लोग लगा देंगे ऑल ऑफ दीज पर मेरे भाई, खटाखट खटाखट लगा देंगे, ये कौन बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर माटे, कॉपर माटे में कौन सा पदार्थ होता है? तो देखिए जब कॉपर का आप निष्कर्षण करने चलते हैं कॉपर पैराइट ओर से, तो उस ओर में आपको एक जगह कॉपर माटे जैसा शब्द सुनने को, लिखने को, पढ़ने को मिलेगा। अब ये क्या है कॉपर माटे? तो देखिए Cu2S और FeS, इसी का जो मिश्रण होता है, Cu2S और FeS का मिश्रण, इस मिश्रण को आप कहते हैं कॉपर माटे। याद रखिएगा, Cu2S और FeS का मिश्रण ये कहलाता है कॉपर माटे कहलाता है। तो अब जरा देखिए कि इसमें से क्या क्या चीज है। Cu2O नहीं, Cu2S, यस Cu2S होना चाहिए। Fe, ये गड़बड़ हो गया, FeS होना चाहिए, ये नहीं है। इसका मतलब इनमें से सभी जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जवाब है Cu2S। तो कॉपर माटे याद रखिएगा, कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है उसी क्रम में आता है कॉपर माटे। फॉर्मूला होता है Cu2S और FeS, माने दोनों का मिश्रण का नाम कॉपर माटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखें आप मिट्टी के नीचे से कोड़ करके खनिज निकालते हैं, उस खनिज में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बेकार फालतू पदार्थ होते हैं जो आपको फेंक देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। अब उसी में आपका शुद्ध धातु छुपा होता है। तो खनिज जिससे धातु आप निकालते हैं, उस मतलब जिस खनिज से आप धातु निकालना पसंद करते हैं उसे कहा जाता है अयस्क। और उसमें जो अशुद्धियां मौजूद होती हैं, यह अशुद्धियां, इसको कहते हैं हम लोग गैंग कहते हैं, अशुद्धियां को अशुद्धियां हैं। ये स्लैग क्या होता है? तो यहां पर मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां उसको गैंग कहते हैं, गैंग। अयस्क में जो अशुद्धियां, उस अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। उस गैंग को हटाने के लिए एक बाहर से पदार्थ मिलाते हैं, उसका नाम होता है फ्लक्स, और ये गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग बनाते हैं। तो याद रखिएगा स्लैग क्या है कि जब जो आपका अयस्क है, इसमें से जब गैंग बाहर निकलता है, मतलब अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, तो एक दूसरे रूप में निकलती हैं, एक कंपाउंड के रूप में निकलती हैं, उसका नाम होता है स्लैग। तो पहला तो इस सवाल का जवाब हो गया, बहुत पहले से समझ गए कि खनिज जिससे आप धातु प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अयस्क के नाम से जाना जाता है। इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और बाहर आजकल पूरा भक्तिमय हुआ है छपरा, बाहर एकदम से गाना वाना बज रहा है, दुर्गा माँ एकदम समझ लो आप लोग का आवाज़ मिल रहा होगा, एकदम झूमते हुए। इसी क्रम में वो क्वेश्चन मिस कर गया था मैं। आप देखें कि जो क्या क्वेश्चन था कि मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, यही क्वेश्चन था। तो ये पहले उसके आंसर की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा, तो एक मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रोसेस है, नाम है वाष्प प्रवस्था प्रक्रम, बोलते हैं भाइपर फेज रिफाइनिंग मेथड। भाइपर फेज रिफाइनिंग होता है।
ये दो हिस्सों में बटा है दोस्त। एक को कहते हैं मोंड प्रोसेस और एक को कहते हैं वान आर्कल प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, तो मोंड प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपके पास निकेल है और शुद्ध निकेल है तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है निकेल का। और वान आर्कल विधि से आपके पास अगर जिरकोनियम है या टाइटेनियम है तो इनका शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें शुद्ध करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, और यहां पर शुद्ध करने के लिए आयोडीन का। याद रखिएगा मोंड प्रोसेस, पहले तो याद रखिए कि मोंड प्रोसेस एक प्रोसेस का हिस्सा है। एक होता है वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस, तो उसमें से दो प्रोसेस है, एक है मोंड प्रक्रम है, दूसरा है वान आर्कल प्रोसेस है। तो मोंड प्रक्रम से, मोंड प्रोसेस से आप निकेल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, निकेल। दूसरा हो गया वान आर्कल प्रोसेस, उससे जर्कोनियम का या टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये क्लियर? मोंड प्रोसेस से निकेल के प्यूरिफिकेशन में जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखना होगा, और जो जर्कोनियम और टाइटेनियम में उसमें उपयोग में आते हैं आयोडीन। मैं उम्मीद करता हूं आप याद रख सकते हैं। बहुत आसान सा प्रक्रिया, आपके लिखने के लिए भी आता है कि व्हाट इज मोंड प्रक्रम, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो कहानी समाप्त हुई। तो आशीर्वाद रहे दुर्गा जी का कि वो याद आ गया कि भाई पीछे वाला क्वेश्चन छुड़ा हुआ, आप सब पे बना रहे हैं। तो वैसे मैं मेरा अपना मानना है, किसी को मैं दुखित करने के लिए किसी की धार्मिक भावना को छेड़ना नहीं चाहता। मेरा अपना मानना है कि वर्क इज वर्शिप। जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी इबादत है, यही मेरी पूजा, यही प्रार्थना है। आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना है, वही आपकी इबादत है। ये मेरी सबसे बड़ी इबादत है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा और पूजा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको 2 लाइन मैंने समझा दिया, अगर आपकी ज़िंदगी का जो रफ्तार है उसमें मैं थोड़ा स्पीड अप कर दिया, उसको बढ़ा दिया, या आपको मंजिल की तरफ 2 कदम भी अगर अपनी तरफ से मैंने धक्का दे के आगे बढ़ा दिया, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा फल मिल गया मेरी इस पूजा का। तो हम चाहेंगे कि आप मेरी पूजा को सफल बनाएं। आइए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ उस पर बात करते हैं, नहीं तो बातें तो बहुत है आपसे करने के लिए। पिग आयरन, कच्चा लोहा में कितना % कार्बन होता है? भाई साहब तो पहले तो याद रखिएगा कि जो पिग आयरन होता है ना, कहाँ है मिटौना, मिटौना जान, इसको मिटा देना, जान कर तुम मुझे। देखिए इधर, तो जब आप लोहे का निष्कर्षण करते हैं तो जो वात्य भट्टी से जो लोहा निकलता है उसको कच्चा लोहा बोलते हैं, पिग आयरन कहते हैं। और जो लोहा निकलता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। आइए जरा देखते हैं कौन कौन। उसमें एक बड़ा इंप्योरिटीज होता है कार्बन। इस कार्बन के अलावे होता है, याद रखिएगा, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, एमएन होता है, इस तरह से SpMn होता है। तो ये रहता है आपको लोहा, कच्चा लोहा में कार्बन के अलावा सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, एमएन होता है, और इसमें ये जो रहता है ना 4% रहता है, माने कार्बन कच्चा लोहा में। अब कच्चा लोहा को आप क्या करते हैं, कच्चा चबा जाएंगे। आपने सुना है ना कच्चा लोहा, कच्चा लोहा को आप थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। और इस कास्ट आयरन में ये सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ये सब फास्फोरस, सिलिकॉन भी होता है, के अलावा एमएन। इसके अलावा इसमें मात्र 3% कार्बन रहते हैं, याद रखिएगा। और कास्ट आयरन को जब आगे चल के प्यूरिफाई किया जाता है तो रफ आयरन बनता है, जो कमर्शियली सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लचीला वो आयरन होता है। तो हमारे पास हो गया पिग आयरन माने कच्चा लोहा। तो इसमें 6% नहीं, 8% नहीं, 2% नहीं, भाई साहब इसमें कितना परसेंट है, 4%। याद रखिए कितना परसेंट है, 4% कार्बन। इसके अलावा उसमें क्या है, तो SI है, S है, एमएन है, इस तरह से। अब आते कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एकदम फ्री स्टेट में। तो भाई देखिए मुक्त अवस्था में पाया जाना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होनी चाहिए। तो जनरली मुक्त अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं वो है सोना, तभी तो जंग नहीं लगता, कार्बन,
सल्फर। और अक्रिय गैस, नोबेल गैस, नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट, कितना उधर भक्ति हो रहा है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मेरा दिमाग बार बार उधर जा रहा है। तो अब बात करते हैं इधर कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में है सोना है, कार्बन है, सल्फर है, नोबेल गैस है। इसमें से चुन लीजिए भाई साहब कौन है। सोना पर एक के नंबर पे है, सोना। सोना, कितना सोना है, तभी तो सोना है। सोना भी बहुत जरूरी है। सोना माने स्लीपिंग। अब बात करते हैं किस धातु का लीचिंग मतलब निक्षालन साइनाइड प्रक्रम से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम में हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जो निक्षालन है, लीचिंग है, अगर मैं बात करूं 12th क्लास की सिलेबस की दोस्त, तो उसमें अल्युमिनियम का निक्षालन पढ़ना है, सोना का निक्षालन है, चांदी का निक्षालन है। ये 3 चीज का निक्षालन है। तो इस तरह से चांदी है, सोना है, अल्युमिनियम है, तीनों जवाब होना चाहिए था। तो यहां लिखा है ए और बी, तो लिखना चाहिए था ए बी सी, चाहे इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। साइनाइड प्रक्रम, तो हम आपको बता दें मित्र कि साइनाइड प्रक्रम से इसमें चांदी का और सोना का निक्षालन होता है, माने लीचिंग होता है। तो इसका मतलब हो गया, इसका सही जवाब ए और बी। ध्यान रखिएगा, निक्षालन तो तीनों का होता है, लेकिन उसमें साइनाइड प्रक्रम से किसका होता है। साइनाइड में NaCN या KCN का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, साइनाइड जो प्रक्रम है इसमें यूज किया जाता है NaCN या KCN का। इसी NaCN या KCN का प्रयोग करके आप सोना का, चांदी का आप निक्षालन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क है। निम्न में से कौन ऑक्साइड अयस्क है। ये देखिए वो खतरनाक क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा। मैं आपको बता रहा हूँ, निम्न में से कौन सल्फाइड अयस्क है, निम्न में से कौन कार्बोनेट अयस्क है, कौन से ऑक्साइड अयस्क है। फिर उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है, कौन अल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, कौन जो है लोहा का। मैंने इस तरह से क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप अयस्कों का नाम, फॉर्मूला याद रखिए, ताकि इस तरह के सवालों के जवाब देने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत, माने एक तीर कई निशान आपने याद किया और इधर के सवाल के जवाब। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन ऑक्साइड अयस्क नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ऑक्साइड अयस्क का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, वो उसको ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं जिंक ब्लेंड की, तो अभी तो कुछ देर पहले मैंने लिखा था इसको ZnS कहते हैं, जिंक ब्लेंड। तो ये जिंक ब्लेंड हो गया। उसके बाद है कैलामाइन है, उसके बाद कैल्साइट है, और फिर उसके बाद है क्रायोलाइट। तो जो कैलामाइन है ये होता है ZnCO3 और कैल्साइट होता है ZnO, क्रायोलाइट होता है Na3Al-F6। तो इस तरह से जो आपका जिंकाइट है ये हो गया आपका सही जवाब। लोहे के निष्कर्षण में कौन से धातुमल बनते हैं। तो देखिए भाई, लोहा के निष्कर्षण में, 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा, कोई दरवाजे पे आया। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, क्या बताएं, आजकल बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा के निष्कर्षण में कौन सा पदार्थ धातुमल बनाता है। धातुमल कौन से पदार्थ बनते हैं ये जरा देखना है। तो याद करिए, जब भी लोहा का आप निष्कर्षण करते हैं तो हेमाटाइट और लेते हैं, अयस्क लेते हैं, और उसमें डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद करिए, तो उसमें क्या डालते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट आगे चल के टूट जाता है लगभग 1200 केल्विन डिग्री का ताप पर, और ये बनाता है CaO और CO2। ये जो होता है ना, फ्लक्स का काम करने लगता है। आपके Ca हो गया, पहले से उसमें मौजूद है SiO2, आपने ऊपर से डाल दिया CaO और ये बना लेता है CaSiO3 और ये हो गया स्लैग। तो लोहा में ये जो है ना Ca, कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3 स्लैग बनता है। याद रखिएगा कि लोहा में फ्लक्स का काम कौन किया, CaO। ये तो गैंग है भाई, पहले से मौजूद था, ये हो गया गैंग, GANGUE। ये आपने ऊपर से मिलाया है, ये है फ्लक्स, और ये बना स्लैग। तो याद रखिएगा कि लोहा में जो स्लैग बनता है वो बना कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3।
हम उम्मीद करते हैं कि आपने 2-3 बातें मेरी सुनी होगी। एक कि आप जितने भी एलिमेंट है कम से कम लोहा का, कपर का, एल्युमिनियम का और जिंक का, आप और का नाम याद करिए, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 2-3 वर्षों से एक अजीब सा ट्रेंड है। मैंने 2 सालों से छोड़ दीजिए तो, नहीं तो उसके पहले हर साल लोहा, एल्युमिनियम, कपर और जिंक में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता था लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। हम चाहेंगे कि चारों जो एलिमेंट हैं इसका जो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, निष्कर्षण कैसे करते हैं, आप एकदम कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, 3 हिस्सों में चैप्टर मान के चलिए कि बटा हुआ। शुरू में कुछ डेफिनेशन है, जैसा एस क्या है, खनिज क्या है, लौन क्या है, गैंग फ्लस इत्यादि। फिर उसके बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया, उस पर मैं चाह रहा था एक सवाल दूं लेकिन नेक्स्ट देखेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, तो निष्कर्षण हो गया, तो लोहा का, एल्युमिनियम का, कपर का और जिंक का निष्कर्षण हो गया। और फाइनली क्या है, धातु का शुद्धिकरण। बस चैप्टर समाप्त। ये बहुत छोटा चैप्टर है भाई, तो आप कोशिश करिए कि इसको तैयारी कर लें और कदम कदम आगे बढ़ना है, हम लोग को मंजिल की तरफ बढ़ना है। इतना मजबूती से मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है कि चाहे एग्जाम जैसे हो, जहां हो, जितना टफ हो, जिस परिस्थिति में हो, आपके कदम न लड़खड़ाए। और इसी के लिए तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए तो आप भी कोशिश कर रहे हैं ना बंधु। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मन में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मन में न आए तो मत करिए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, ये आपके लिए सबसे ज़रूरत की चीज़ है। तो फिर भेंट होगी, धन्यवाद।